हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जी, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपना यूट्यूब चैनल, छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार इंटर परीक्षा 2027 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टारगेट जीरो टू हीरो कंसेप्ट। तो बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप। यह मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपके तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं काफी अथक प्रयास करूंगा। जैसा कि टारगेट आप देख पा रहे होंगे 70 में 70, मेहनत जारी रहेगा। ठीक है, तो आज के 12th साइंस बिहार बोर्ड से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर और पहला टॉपिक। ये कुछ बताऊं इससे पहले आप ये देख लीजिए एक बार। इनमें से कई घटनाएं ऐसे हैं जो आपके सामने घटित हुई होगी, आपने इस पर विचार भी किया होगा और नहीं भी किया होगा। आज चलिए हम आपको जब विचार उस पर विचार करवा ही देते हैं। क्योंकि आज का ये पहला वीडियो लेक्चर है और मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ जी बिल्कुल। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रो, इसको दो पार्ट में तोड़े तो इलेक्ट्रो एक प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है स्टैटिक्स। क्लियर? क्या क्या चीजें यहां पर हो रही है? दो चीजें, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का संबंध जो है वो चार्ज से है और स्टैटिक्स का जो संबंध है वो रेस्ट मोड से है। रेस्ट समझते हैं? रेस्ट समझ रहे हैं? रेस्ट का मतलब क्या हो गया? विराम। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है? चार्ज का मतलब तो इसी के बारे में तो हम आपको बताएंगे आज। रेस्ट का मतलब विराम। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना स्थिति नहीं बदल रही है तब हम उसे विराम यानी कि रेस्ट में कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो इस ब्रांच के तहत, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के तहत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो ब्रांच है किसका? तो फिजिक्स का। इस ब्रांच के तहत हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, समझ रहे हैं? जब चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा तब। इसका मतलब यह है कि चार्ज मोशन में भी होगा। तो चार्ज जब मोशन में होता है तब उसको चार्ज नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब उसके कारण क्या घटनाएं घटित होंगी, उसके कारण और क्या गुण प्रदर्शित होंगे और कौन कौन से भौतिक राशियां उससे संबंध होगी, उसके बारे में विचार हम करने वाले हैं इस ब्रांच के तहत। तो फिर वही सवाल आ जाता है कि सर ये चार्ज क्या है? अगर इस चार्ज को आप समझना चाहते हैं तब सबसे पहले आप समझिए इस फिगर के बारे में। आप ये देख रहे होंगे अनेक प्रकार के चित्र है। यहां पर देखिए, ये फर्स्ट फिगर है, तड़ित चालक है। तड़ित चालक कह रहे हैं, ये बिजली चमक रही है कि नहीं? यहां पर देख रहे होंगे आप लोग एक कंघा है और कंघा से लग रहा है कि आपको कागज के टुकड़े हैं और वो इसको क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है ये कंघा। कौन? यहां से आप ये भी विचार कर लीजिए कि ऐसा तब होता है, ये आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, नहीं करते होंगे, अनजाने में करते होंगे, लेकिन जरूर करते होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि एक कंघी को क्या किया गया है? तो बालों में रगड़ा गया है, या मान के चलो कि बाल में झाड़ लिए इसको बाल। फिर इसके बाद कागज के छोटे टुकड़े के नजदीक ले जाते हैं तो वो उसको क्या कर ले रहा है? चिपका ले रहा है। तो अभी इन दो घटनाओं पर खास करके विचार किया जाए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जरूर कुछ खास प्रकार की घटना है? तो यहां से अगर रीजन ढूंढने का प्रयास किया जाए कि क्या रीजन हो सकता है सर, तो इसका रीजन जब ढूंढिएगा तो वो रीजन आकर के अटकता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। समझ रहे हैं? किस पर आकर के अटकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। समझ रहे हैं बात को?
हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। और भी फिगर में देखिए, समझिए इसको। ये देखिए एक पंप है और इस पंप से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने आवेशित कर दिया या कहीं से रगड़ करके रखे हैं, है ना, तो ये पानी इसको गिरना चाहिए था सीधे, लेकिन ये पानी इस डायरेक्शन में गिर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए बैलून है, ये बैलून चिपक रहा है, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ बातें हैं। यहाँ पर देख लीजिए दरवाजा, अगर लोहे का दरवाजा है खास करके, तो कभी कभार होता है ऐसा कि दिन में अगर कभी लौटे आप, बहुत देर पर दरवाजा लगा हुआ था, तब अचानक क्या किए, अगर टच किए तो आपको एक अलग मतलब एक झटका महसूस होगा। वो झटका किसी और रीजन से नहीं, वो रीजन यहाँ पर विद्युत आवेश को ही जाता है। फिर आपके इसके नीचे देखिए एक बच्ची है और ये एक मेटल स्फेयर है, और सच कहूं तो ये चार्ज है, ये 1D ग्राफ जनरेटर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना। चूंकि ये चार्ज हो चुका है और ये बच्ची इस पे हाथ रखा है, तो चार्ज इसमें जा करके और ये हवा में जाना चाहता है, और ये देख रहे हैं सारे बाल जो हैं हवा में बिल्कुल उड़ रहे हैं। फिर देख लीजिए ये भी कांच का छड़ ही हो सकता है, और ये देख रहे हैं ये सब क्या है, थर्मोकोल का सर वो टुकड़ा जो होता है वही है, इसमें चिपक रहा है। इसके बारे में तो स्पेशलाइज करके पढ़ेंगे ही। तो इतने सारे घटना, एक घटना और आप समझ लीजिए कि अगर आप खास करके ठंडे के समय में ऊनी कपड़ा अगर पहन रहे हैं और ऊनी कपड़ा आप बाहर मान चलो 4-5 घंटा या कुछ देर बाहर से घूम करके आए हैं और रूम में एंट्री किए, अपने घर में एंट्री किए हैं, एंट्री करने के बाद अगर वो कपड़ा खोलते हैं तो देखिएगा जैसे ही खोलिएगा तो कुछ चरचरापन की आवाज आती है। तो वो जो आवाज आ रहा है, चिड़चिड़ापन का आवाज आ रहा है, और अगर अंधेरे कमरे हैं तो आपको कुछ जलता हुआ भी दिखाई देगा, तो वो जलता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्पार्किंग है। और वो स्पार्किंग किस रूप में है, तो वो आवेश के रूप में है। तो मुझे यह समझाना है आपको कि अब ये विद्युत आवेश क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूरा का पूरा है वो किस पे घूमेगा, तो बिल्कुल चार्ज पे घूमेगा। तो बिल्कुल हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि चार्ज का सबसे पहला जो अनुभव किया गया वो महोदय थेल्स के द्वारा किया जाता है। और ये बात आज का नहीं है, आज से लगभग, आज से नहीं, ईसा पूर्व देख लीजिएगा, 600 ईसा पूर्व पहले, 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले कैसो साल, 600 साल। तो अभी कितना चल रहा है, 2026। ठीक है, 2026 में जोड़ दीजिए 600 साल और, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, हो जाएगा 6262, माने 2626 साल पहले की ये बातें हो रही है कि आवेश का जो सबसे पहले अनुभव करते हैं वो कौन करते हैं, थेल्स साहब। कह रहे हैं यहां पर कि ये करते क्या है उस समय, कहते हैं कि बिल्ली के खाल में, या हम कह सकते हैं बिल्ली के रोए में एक एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर गोंद जैसा कड़ा पदार्थ होता है, इस बात को समझ लीजिए। एम्बर क्या होता है, गोंद जैसा कड़ा पदार्थ है। तो इस एम्बर पदार्थ में ये देखिए हाथ में जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसी येलो कलर को बिल्ली के खाल में, या तो कहिए कि बिल्ली के खाल कहीं से उपलब्ध करवाया होगा या डायरेक्ट बिल्ली के खाल में इस प्रकार से इसको रगड़ा गया। रगड़ने के दरमियान क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, देखिए ये कागज के टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं इस तरफ क्या हो रहा है, ये आकर्षित हो रहा है। तब इन्होंने दिमाग भिड़ाया, इसका मतलब है कि रगड़ने के बाद इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण आ जा रहा है, उसी गुण को बाद में विद्युत आवेश रखा गया। समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग पीरियड में ये एम्बर को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला था, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन बाद में इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का जब रीजन पता किया गया तो फिर बाद में जब नए नए डिस्कवरी हुए, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ, तब वहां से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो ऐसे कण हैं कि प्रकृति ने, नेचर ने इन्हीं दो कणों को आवेश देने का काम किया है। किसको, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। मतलब हम यह कह करके जा रहे हैं कि विद्युत आवेश जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है, और उसके कारण क्या होता है,
तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसे पावर यानी किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। खैर उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो आप इतना देख के चलो। इसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, विद्युत आवेश पर रिसर्च करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन से संबंधित आप इतना जान लीजिए कि एक पतंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो जो प्रयोगशाला में विद्युत आवेश बनाते हैं और जो नेचर में आवेश देखते हैं, जो लाइटनिंग के रूप में बिजली जो चमकता है, बिजली जो कड़कता है, उसके रूप में जो नेचर में वो चार्ज देखते हैं, उस चार्ज को और प्रयोगशाला में जो बना रहे हैं वो चार्ज को, दोनों को एक समझा। तो यहां सब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हमें यहां पर देखना है विद्युत आवेश का डेफिनेशन कि विद्युत आवेश क्या है। खूबसूरत सा परिभाषा यहां पर आपको देने का काम हमने किया है। कह रहा विद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक भौतिक गुण है। क्या बोला जा रहा है कि विद्युत आवेश किसका गुण है मेरे बच्चे? विद्युत आवेश किसका गुण है? ये विद्युत आवेश जो है ऐसे पदार्थ का गुण है। समझे बात को? पदार्थ का आंतरिक गुण है। समझ में आया? जैसे ही आंतरिक गुण आया तो यहां से आप समझ लीजिए कि कोई भी मटेरियल किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ के छोटे कण, अणु, मॉलिक्यूल और उससे भी छोटे जो कण होते हैं जिसको हम लोग एटम कहते हैं। और ये परमाणु किससे बने होते हैं? ये परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और किससे? तो प्रोटॉन से। और किससे? तो न्यूट्रॉन से। ठीक है कि नहीं? परमाणु में भी 3 विशेष प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें पहले ही लिख दिया गया है न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल। कहता है ये जो न्यूट्रॉन है ये कैसा पार्टिकल है? तो न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसमें बचा कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यस, इन्हीं दोनों के पास क्या होता है? तो विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। तब सवाल है कि विद्युत आवेश करता क्या है सर? तो कहता है जिसके कारण, समझिएगा क्या बोला जा रहा है, जिसके कारण वह कैसा प्रभाव? तो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब इसी विद्युत आवेश के कारण आपको विद्युतीय प्रभाव और प्लस चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कहीं पर विद्युत आवेश है और उसके नजदीक में अगर कोई और विद्युत आवेश रहे या कोई और पार्टिकल, तो वो क्या करेगा? खींच लेगा। इसको कहेंगे विद्युत प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में कि अगर किसी चालक तार से विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा के कारण उस जिस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इस बात को बताते हैं ऑस्टेड साहब। तो यहां से क्लियर हो गया कि विद्युत आवेश के कारण कौन से प्रभाव? तो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब इतना ही नहीं, कहता है इस प्रभाव को यह विद्युत आवेश अनुभव भी करता है। और कहता है इसी के कारण, मतलब किसके कारण? तो विद्युत आवेश के कारण मौलिक कणों के बीच, मौलिक कण कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब आइए आप पिछला डायग्राम में चले आइए, एकदम सबसे फर्स्ट वाला में। तो यहां पर जो हो रहा होगा काम वो क्या हो रहा होगा? तो इसको रगड़े होंगे माथा या बाल में, तो इस पर चार्ज आया होगा। अब इस चार्ज के पास जैसे ही इस पर चार्ज आया तो इसके पास से गुण आ गया आकर्षण गुण। बाकी तमाम जगह पे वही आप लेके चलिए। तो हम आपको बारी बारी से सारी बातों को हम बताएंगे कि विद्युत आवेश की वजह से बल लगता जो है वो किस नेचर का होता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो हम आपको बता रहे थे विद्युत आवेश के क्या, विद्युत आवेश के क्या, तो विद्युत आवेश के परिभाषा। तो चलिए मैटर को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब देखते हैं
कि अगर आपसे कहा जाए कि सर आवेश को हम किस सांकेतिक अक्षर से लिखें, जैसे अगर हम कहें कि टाइम को किससे सूचित करेंगे तो टी से, अगर हम आपसे कहें कि फोर्स को किससे सूचित करेंगे तो एफ से, समझ रहे हैं। आयतन को किससे सूचित करते हैं वी से, एरिया को ए से, है ना, इंग्लिश अक्षर का पहला लेटर। तो उसी प्रकार से चार्ज को किस अक्षर से सूचित किया जाए सर, तो कहता है इसे अगर हो सके तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इतना क्लियर हुआ बात? क्लियर? चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसके मात्रकों पर विचार करें, जैसे अगर कहे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो क्या बोलिएगा आप, मीटर। समय का मात्रक अगर पूछे तो क्या बोलिएगा, सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा, एम्पियर। तो उसी प्रकार से विद्युत आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, और इसका अगर मात्रक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा। तो इसका हम मात्रक लिख लेते हैं, और इन मात्रकों में सबसे पहले देख लेते हैं एसआई मात्रक। तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्लियर हुए? संकेत में क्या लिखेंगे, कैपिटल सी। ठीक है, आगे अगर कहे इसके छोटे मात्रक की बात करें, माने सीजीएस मात्रक बोलिए, सीजीएस पद्धति में मात्रक बोलिए, तो इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ESU। क्लियर? कहता है यहां पर कि एक कूलॉम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कितना, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो इसीलिए आप मुझे बताइए यहां पर, इसीलिए कि एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। इसलिए एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कितना हो जाएगा, तो 3 को इधर लेकर के जाते हैं तो 1/3, और 10 के पावर 9 को उधर लेकर के जाएंगे तो 10 के पावर -9 हो जाएगा, और यहां पे कूलॉम। ठीक है, चलिए तो मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमने आपको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो कितना के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 गुने 10 के पावर -9। यहां से आप देख पा रहे होंगे कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को फ्रैंकलिन साहब के सम्मान में, है ना, एक फ्रैंकलिन भी बोला जाएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को, और ये कितना हो जाएगा, वही 1/3 गुने 10 के पावर -9। तो जैसे आज परीक्षा में क्या कि इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट किसका मात्रक है, तो चार्ज का। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, तो चार्ज का। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट तीसरा। अगर हम कहें इसके बड़ा मात्रक किसका, तो आवेश का। तो अगर इसका एक बड़ा मात्रक देखा जाए तो बड़ा मात्रक यहां पर एक मिलेगा इसका फैराडे। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, फैराडे। फैराड नहीं बोल रहे हैं, फैराडे बोल रहे हैं। और एक फैराडे जो होता है, और एक फैराडे जो होता है वो कितना होता है, तो 96,500 कूलॉम, है ना। तो एक फैराडे आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, और ये 96,500 कूलॉम के क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक क्लियर है? कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न जो दिया हुआ रहता है उसमें इसके कुछ अलग अलग मात्रक को यूज किए जाते हैं, तो हम उसे एक अलग से दे देते हैं और जान लेते हैं अन्य मात्रक से रिलेट करके। क्लियर? तो इसके जो अन्य मात्रक हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे,
सबसे पहले नैनोमीटर के रूप में आप देख लीजिए, नैनोमीटर, नैनोमीटर कह रहा, सॉरी, नैनो कूलम, नैनो कूलम। तो एक नैनो कूलम बराबर कितना हो जाएगा? तो नैनो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, तो 10 के पावर माइनस 6 कूलम। फिर इसके बाद फिर इसका जो यूनिट देखने के लिए मिलता है माइक्रो कूलम। तो एक माइक्रो कूलम कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर हो गया है ना? तो एक माइक्रो कूलम कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम। कई बार जैसे कि ये सब मतलब न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो वहां पर यूज होगा। जैसे दे दिया प्रश्न में कि 2 माइक्रो कूलम है, तो इसको यूनिट चेंज करिए, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिए, तो माइक्रो का मतलब कितना हो जाता है? तो 10 के पावर माइनस 6, है ना? तो माइक्रो का मतलब यहाँ पर हो गया 10 के पावर माइनस 6। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बातें हो रही है उसको हम वहां पे क्लियर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको जानना है, क्या जानना है भाई? क्या जानना है? तो इसके विमीय सूत्र के बारे में जानेंगे, इसके विमीय सूत्र। अब यहां से जो विद्यार्थी विमीय सूत्र नहीं पढ़े हैं उनको तो लग रहा होगा कि सर ये विमीय सूत्र क्या है। तो कहा जाता है कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। 7 आधारी राशि होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशि होते हैं। तो जो व्युत्पन्न राशि होती है वो आधारी राशि पे निर्भर करता है, उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन से आधारी राशि शामिल है उसे दिखाने के लिए विमीय सूत्र को प्रयोग में लाया जाता है। उसमें यह ध्यान रखना होता है, 7 आधारी राशि जैसा कि हमने कहा, लंबाई, तो लंबाई के लिए जो विमीय सूत्र लिखते हैं वो कैपिटल एम, द्रव्यमान के लिए जो लिखते हैं कैपिटल एम, समय के लिए कैपिटल टी, विद्युत धारा के लिए कैपिटल आई, या फिर इसका यूनिट के नाम पर ए। फिर उसके बाद अगर तापमान बोला जाए तो तापमान क्यू से। फिर अगर ज्योति तीव्रता बोला जाए तो ज्योति तीव्रता का CD। अगर बोला जाए क्या पदार्थ का परिमाण तो उसके लिए MOL। टेंशन नहीं करिए, ज्यादातर ये सब यूज होंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा ज्यादा पे ज्यादा, फिर हीट वगैरह पढ़िएगा तो तापमान। ठीक है। फिर एक और खास बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन सभी को हम बड़ी कोष्ठ में बंद करके रखेंगे। ठीक है। तो विमीय सूत्र को दिखाने के लिए बड़ी ब्रैकेट को प्रयोग में लाया जाता है। और यहां पर कितना है? पावर 1। तो ये जो एक है इसी को बोला जाता है बीमा। तो किसका? तो लंबाई का बीमा। तो लंबाई में लंबाई का बीमा कितना? 1। तो बीमा क्या है? तो बहुत किसी व्युत्पन्न राशि को आधारी राशि पर निर्भरता को दर्शाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। और उस आधारी राशि पर जो पावर चढ़ाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमा। इतना क्लियर हो गया? ये सारे के सारे क्या हो गए? तो बीमा सूत्र से संबंधित बातें। यहां से अगर आपको थोड़ा सा मैं ये पूछूं कि क्षेत्रफल का विमा सूत्र क्या होगा, तो क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला पता कर लीजिए। ये भुजा के लंबाई का क्या होता है? स्क्वायर। तो उसी प्रकार से अब अगर पूछा जाए कि इसके विमीय सूत्र बताइए, है ना, तो लंबाई के लिए हमने क्या कहा विमा सूत्र लिखने के लिए? कैपिटल एल, बाकी पावर कितना हो जाएगा? 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल पर पावर 2, है ना। तो क्षेत्रफल का विमा सूत्र क्या हो गया? एल पर पावर 2। अब आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में लंबाई का विमा कितना है? तो 2। इसको कहता है कि कम से कम ये 3 को शामिल करके चलो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसी को कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि द्रव्यमान तो है नहीं तो पावर 0 चढ़ा सकते हैं, एल पर पावर 2, टी पर पावर 0। क्लियर हो गया इतना? तो ये सारे हमने बात किया किससे? तो विमा सूत्र से। अब हम यहाँ पे चार्ज का विमा सूत्र देख लेते हैं। तो चूंकि Q का जो फॉर्मूला होता है, Q का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो विद्युत धारा I और गुने समय T। हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे विद्युत धारा का परिभाषा, Q बटा में T। कई ऐसे मामले होते हैं जहां पे आवेश को
आधारी राशि मान लिया जाता है, या आधारी राशि यानी कि मूल राशि मान लिया जाता है, तो वहां पर जब मूल राशि मान लिया जाएगा तो डायरेक्ट ही इसका विमीय सूत्र ले लिया जाएगा। क्या? तो इसके एसआई मात्रा के आधार पर सी, बस इतना ही है। तो इसका विमीय सूत्र कितना? सी, है ना। अगर विद्युत धारा के जगह पे आवेश को क्या मान लिया जाए? तो मूल राशि मान लिया जाए, तब के मामला में जो आवेश का विमीय सूत्र होगा वो इस टाइप से होगा। लेकिन अगर विद्युत धारा को हम मूल राशि मान रहे हैं, तब इस मामले में इसका जो विमीय सूत्र आएगा, इसके लिए पहले फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे। तो क्यू का विमा सूत्र जब लिखिएगा तो आई का विमा सूत्र आई और टाइम का कैपिटल टी। तो ये हो गया क्या? आवेश का विमा सूत्र। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के कई बार एम पर पावर 0 नहीं है मास तो एम पर पावर 0, लेंथ भी नहीं है तो एल पर पावर 0, टाइम है तो टी और आई है तो आई। और कई बार आई के जगह पे ए का भी इस्तेमाल किया जाता है, करंट के लिए आई नहीं ए भी विमा सूत्र में व्यक्त करते हैं। तो देखा अभी तक हमने क्या बात किया? तो आवेश का मात्रक और आवेश का विमीय सूत्र, और इसके पहले आवेश का परिभाषा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम अब देखते हैं आवेश का प्रकार। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आवेश का प्रकार कहता है आवेश जो है वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो एक तो हो जाएगा धनावेश, इंग्लिश में कहे तो पॉजिटिव चार्ज, और एक हो जाएगा ऋण आवेश। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो धन आवेश को दिखाना होगा तो प्लस, और ऋण आवेश को दिखाना होगा तो माइनस। क्लियर हो गया? तब यहां से बात आता है कि सर धन आवेश किस पर पाया जाएगा? तो मैंने कहा कि परमाणु में, इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि परमाणु में क्या पाए जाते हैं, बोलिएगा। तो परमाणु में पाए जाते हैं नाभिक, और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, और इसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ही बताया गया कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। और इस प्रोटॉन पर क्या बताया गया? धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसमें और चर्चा हम करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसके बाद ये वाला टॉपिक को समझ लेते हैं थोड़ा सा। वस्तुओं का आवेशन हम यहां पर देखते हैं कि वस्तु कैसे आवेशित होता है, ये देख लेते हैं। तो इसके बाद फिर इसको समझने में और मजा आएगा। किसको? तो विद्युत आवेश के प्रकार को। तो कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है, बात समझ में आ रही है? तो पहले ये जान लीजिए, हमने शायद पीछे अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था कि कोई पदार्थ किससे बने होते हैं? तो परमाणु से बने होते हैं। और ये परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और किससे? न्यूट्रॉन से। कोई भी मटेरियल, इसमें न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो आवेश किस पर पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पर, और किस पे? प्रोटॉन पर। अभी हमने देखा इस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। क्लियर हुआ? कहता है किसी परमाणु में जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर में प्रोटॉन होते हैं। क्लियर हुआ? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? प्लस। तो जब टोटल निकाल करके लाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0।
तो प्रारंभ में परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है, टोटल चार्ज कितना होता है? 0। तो चूंकि पदार्थ किससे बने होते हैं? तो परमाणु से बने होते हैं। तो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है तो पदार्थ पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन हम यहां पर पढ़ रहे हैं वस्तुओं का आवेशन, यानी कि वस्तु चार्ज हो सकती है। कैसे चार्ज होएगी? तो कहता है कि इसमें तो प्रोटॉन को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम क्या करें कि किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दें। समझ में आ रहा है? अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे, तो वस्तु क्या हो जाएगा? वस्तु क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। वस्तु हो जाएगा सर आवेशी। इसके आगे हम देखेंगे कि डिस्टर्ब करने के क्या क्या तरीके हैं। अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के कौन कौन से तरीके हैं देखेंगे हम इसको। लेकिन अभी फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि डिस्टर्ब अगर करेंगे तो क्या करेंगे सर, क्या मतलब इसका मतलब थोड़ा सा समझाइए हमको। कहता है कि अगर कोई परमाणु है, अगर कोई क्या है? एटम है। ये कोई क्या है? एटम। ये कोई परमाणु है और इस परमाणु से क्या किया जाए? इस परमाणु से क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करा दिया जाए। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब कराने का मतलब क्या हुआ? या तो हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए। या तो हो सकता है सर कि इससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कराएं? निष्कासित करा दें। तो दो केसेस यहां पे बन रहे हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर कर दे परमाणु से, जैसे अब यहां पर देख लीजिए, आप सुने होंगे क्लोरीन एटम के बारे में। ये क्लोरीन एटम जो होता है, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये चेंज हो जाता है रिंग आयन में, यानी कि इस क्लोरीन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो परमाणु क्या हो जाएगा? वो परमाणु क्या हो जाएगा? तो वो परमाणु हो जाएगा ऋणावेशी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक माइनस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर उतना, मैं क्या बोल रहा हूं, I'm सॉरी, अगर जितने इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा उतना उस पर माइनस चार्ज छाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बढ़ेगा तो हम लोग पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है परमाणु में। तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन घट जाएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएगा, तो किसका चार्ज? प्लस वाला चार्ज बढ़ेगा उस पर। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए इस पे तो इस पर कौन सा चार्ज? माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर से क्या हो जाए? निष्कासित हो जाए, तो उस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है दम? यहाँ पे दम बारीकी से, दम धीरे धीरे दम देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। यानी कि अगर हम वस्तुओं की बात करें, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर क्या किए? तो इलेक्ट्रॉन इस पे लाए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, ठीक है। अब अगर कोई वस्तु है, इसी से बना कोई वस्तु है और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निष्कासित हो रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर निष्कासित हो रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। समझ में आ रही बात? इतना कौन सा चार्ज हो जाएगा इस पे? प्लस चार्ज। इसको थोड़ा सा फिर से आइए, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आइए मेरे बच्चे। यहाँ पे कहा गए, यहाँ पे आइए। हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना माइनस है उतना प्लस, टोटल हो जाएगा 0।
वही हो गया ना कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर घटेगा, इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब कम हुआ, तो क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या उतना ही है, लेकिन अब प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा, यानी कि प्लस चार्ज क्या होगा, ज्यादा। तो कहे के मतलब क्या है भैया, कहे के मतलब यही है कि कोई वस्तु अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर धनावेशित, और कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब उस पर कौन आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसको अगर परमाणु से रिलेट करके एग्जांपल लीजिएगा तो आप सोडियम के नाम सुने होंगे। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए कितना चार्ज उस पर, प्लस, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। जैसे इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, क्या कह रहा है, कहाँ गए, एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आइए, विद्युत आवेश के प्रकार पर। तो हमने देखा धनावेश और ऋण आवेश। अब यहां से आइए रिलेट करके हम आपको बताना चाहते हैं क्या है इसमें। तो हमने कहा कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धन आवेश। अब अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पर कौन सा आवेश, धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे, धनावेश। कहने का मतलब ये कोई एटम है ना, एटम नहीं, कोई वस्तु है, और इससे क्या हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, निष्कासन कर रहा है, त्याग कर रहा है ना। इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, निकाल रहे हैं। निकालने के क्या तरीके हैं उसको हम देखेंगे, हमने अभी कहा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, क्लियर, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस चार्ज। और वही अगर हम कहे कि कोई वस्तु अगर क्या करता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, या हम कह सकते हैं उस पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो उस पर कौन सा आवेश, ऋणावेश आ जाता है या उपस्थित हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई एटम वस्तु है, ठीक है, और हमने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अभी हमने कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन अपना लक्षण दिखाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां जो भी बातें चल रही थी कि सर इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब ठीक है कराएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब का मतलब है या तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए या उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, ये कैसे, ये प्रक्रिया कैसे होगी। तो सामान्य तौर पर आवेशन की विधि हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ जो अगला टॉपिक है वो है वस्तुओं के आवेशन की विधि। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला जो विधि है वो क्या है, तो पहला जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। एक घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा, तो दो वस्तुओं को क्या किया जाएगा, आपस में रगड़ा जाएगा, है ना, दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाएगा, है ना, और तब जाकर के उस पर क्या आएगा, आवेश आएगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो एक पर क्या होगा कि एक पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पर से इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु पर जाएगा। तो अगर दो वस्तु को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, मान लो ये एक वस्तु है और इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं इस प्रकार से बालों के साथ, ठीक है। तो ऐसा होगा कि इस पर से इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएगा, इस पे। तो अगर इसमें से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारे बाल पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। तो यह विधि क्या कहलाएगा, तो यह विधि कहलाएगा घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। और यहां से जो विद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, घर्षण विद्युत। देख लीजिए यहां पर मैंने बोला इस विधि द्वारा वस्तुओं में एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर हुआ। यहां पर देख लीजिए ये रेशमी कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है भैया, और ये क्या है, तो प्लास्टिक का क्या है, छड़ है।
तो रगड़ रहे हैं इसको, है ना, इस प्रकार से लेकर के इसको क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि रब करने पर, रगड़ने पर ऐसा हो कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ आ जाए, कपड़ा पे। तो इलेक्ट्रॉन इस पर जैसा ही छोड़ेगा तो इस छड़ पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। क्लियर हो रहा है। और इस कपड़े पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। अब आइए नेक्स्ट। अब इसमें देख लीजिए कुछ वस्तुएं हैं, समझ रहे हैं, कुछ वस्तुएं हैं और यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिस्ट हमने बना दिया है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। एक तरफ धनात्मक माने कि दो वस्तु, एक ये और एक ये, दोनों को रगड़ेंगे तो कौन धनात्मक होगा और उधर कौन सा ऋणात्मक होगा। तो यहां पर देख लीजिए कांच की एक छड़ है, इसको रेशमी कपड़ा से रगड़ा गया है, तो इस पर आएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और इस पर, इस कपड़े पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। उसी प्रकार से बिल्ली की रोएदार चर्म यानी चमड़ा, या हम कह सकते हैं कि उसमें उसके रोए में है, उसको रगड़िए और किसको, टेपोनाइट की छड़ या प्लास्टिक जैसे छड़ को रगड़िए तो प्लास्टिक की छड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, ऋणावेशित और ये धनावेशित। ऊनी कपड़ा, ये इस पर प्लस चार्ज, अगर ये दोनों को रगड़ेंगे रबर को ऊनी कपड़ा से रगड़ेंगे तो रबर पे नेगेटिव चार्ज, क्या मैं बोल रहा हूँ, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से रुई, एबोनाइट है ना, तो रुई पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि अगर हम कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर क्या आएगा, तो बताइए कांच की छड़ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन उस पर निकल करके चला जाएगा। तो ये था कौन सा विधि, तो ये था आवेशन के घर्षण विधि। अब यहां पर हम देख लेते हैं आवेशन की कौन सी विधि, चालन विधि, चालन या स्पर्श विधि। इसमें क्या होगा कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई क्या है, वस्तु है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होगा, इस विधि में क्या होगा कि देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस पर प्रारंभ में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस विधि के अंतर्गत क्या होगा, तो किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक से संपर्क करा देंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी कि अगर अब हम क्या करते हैं कि इस आवेशित वस्तु को इसमें हम क्या करते हैं, सटा देते हैं, यानी कि संपर्कित करा देते हैं। तो संपर्कित कराने के दरमियान क्या होगा, आप पहले यह विचार करिए कि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन, इसके सरफेस पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे गायब है, तभी जाकर के ये धनावेशित हुआ पड़ा है। तो कोई भी प्रकृति का कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जीव, वो हमेशा सदा स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अगर ये अभी आवेशित है तो ये अनावेशित होना चाहेगा। तो कैसे, तो इसको हम संपर्क में करा दिए एक ऑब्जेक्ट ए से, तो यहां से क्या होगा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसको क्या करेगा, खींचेगा। चूंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या होगा कि ये वस्तु जो है, ये जो वस्तु है, जैसा ही इलेक्ट्रॉन अगर ये खींचेगा, मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कमेगा, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज आने वाला है, तो प्लस चार्ज। तो वही कह रहा है कि इस विधि में, यानी कि चालन द्वारा या हम कह सकते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होगा, तो एक आवेशित वस्तु को चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो जो पहले से चार्ज है वही चार्ज उस पर अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा वस्तु है जिस पर मान लो यही सेम रॉड है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसको हम इसमें क्या कर दिए, संपर्कित करा दिए हैं, तो क्या होगा सर, जल्दी से बोलिए, तो कौन सा चार्ज आएगा इस पे, जब बताइएगा। ये बात आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, मजा आएगा कि अगर ऋणावेशित वस्तु है और तब इसको हम संपर्क में करा रहे हैं तो इस चालक पर कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक। मैटर को आगे बढ़ाएं, बताइएगा इसको कमेंट में। चलिए अब मुझे यहां पर जानना है
सबसे अंतिम आवेशन की विधि प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आवेशन के और भी मेथड है, लेकिन अभी फिलहाल यहां 3 देखिए। कह रहा वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या कराएंगे, तो किसी आवेशित वस्तु को, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए बिना किसी दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही उसको क्या कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके घर के बगल में बिहार पुलिस है, वो आपका दुश्मन है और बिहार पुलिस है, तो सच कहो तो आप उससे प्रेरित होइएगा कि हमको भी उससे ऊंचा पोस्ट पर जाना है और उसका क्या करना है, कंपटीशन करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आप क्या हो रहे हैं, बिना उससे बात किए हुए, बिना उससे कुछ किए हुए, बस खाली आपके पड़ोसी है और उससे आप क्या ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। या इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपके गांव में कोई मान चले कि आईएएस ऑफिसर बन गया और आप उससे क्या ले रहे हैं, प्रेरणा लेकर के आप भी बन गए आईएएस ऑफिसर, है ना। तो क्या वो आपको हाथ पकड़ के पढ़ाने गया? नहीं, आप उससे सिर्फ क्या हुए, प्रेरित हुए और आप भी क्या बन गए, एक आईएएस ऑफिसर बन गए, है ना। और खेलिएगा फिर पबजी फायर, फ्री फायर, है ना, तो कहां से होएगा। तो चलिए अभी उस सब उधर हम नहीं जाएंगे, अभी इधर आइए। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा पढ़िएगा, कहता वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यहां पर देखिएगा, एक लिया गया है क्या, आवेशित एक चालक का गोला लिया गया है ना, इसको कहा गया अनावेशित धातु का गोला, और इसको क्या किए, एक स्टैंड पे रख दिए। और एक आवेशित छड़ को, है ना, जिस पर मान लीजिए कि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इस आवेशित छड़ को इसमें चिपकाना नहीं है, बस खाली दूर में ऐसे रखे रहना। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए, मैं वही बात कर रहा हूं कि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस का मतलब ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो मीडियम चाहिए, तो यहाँ मीडियम तो एयर है, और उतना तो पोटेंशियल नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इधर से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इधर आके क्या हो जाएगा, सजना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इसमें देख लीजिए, इसमें कौन सा चार्ज इधर हो जाएगा, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इधर में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? इसमें अगर चार्ज Q है तो इसके चार्ज में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके पास चार्ज Q का क्यों नहीं है। अब क्या किया गया है कि इस चालक को एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें पृथ्वी से कनेक्ट कराने का क्या लोचा है उसको समझिए। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज। प्लस का मतलब है कि अब ये भी इधर वाला पार्ट भी क्या हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तो क्या है, तैयार है। यानी कि अर्थ में तो भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या होगा, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब ये इधर आएगा तो आप मुझे बताइए, ये प्लस इधर माइनस पहले दर्शा दूं मैं, ये प्लस वाला सारे के सारे क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रल होंगे तो अभी क्या है, फिलहाल इस पे माइनस चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो प्लस वाला सारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। किसके वजह से, तो जब अर्थिंग से कनेक्ट किए थे तब। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, अब क्या हुआ कि अब इस छड़ को भी हटा लिया गया, इस अर्थिंग को भी क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। तो ये जो ऋणात्मक आवेश जो अभी बना था, ये इसमें क्या हो गया, पसर गया है, मतलब फैल गया। तो आप इतना समझ पाए कैसे कैसे आवेशित हुआ। आप यहां पर देखिए कि कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज। प्लस इसके नजदीक लाएं तो इस आवेशित चालक पे, जो अनावेशित चालक था, अनावेशित धातु का गोला था, वो अब क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। इसी प्रकार से अगर ऋणावेशित वस्तु को लाते तो ये हो जाता धनावेशित। तो यह जो विधि था वो कौन सा विधि था, तो प्रेरण द्वारा आवेशन विधि था। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, मजा आया? आप मुझे कृपा करके कमेंट में बताएं ताकि मैं इस वीडियो लेक्चर को, या मैं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें और सुधार कर पाऊं। ठीक है, मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूं, है ना, आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, है ना। इसका पूरा नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, जय हिंद।